हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एन एस्पिरेंट। तो आज हम लोग रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्कस सिर्फ ब्रह्म समाज और आर्य समाज ही करेंगे, और जो भी रिलीजियस मूवमेंट बच जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो अपना मूवमेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस नोट्स में बिल्कुल आपको वही पॉइंट मिलेंगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। फालतू चीज़ हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि फालतू चीज़ फिर पढ़ के फिर क्या फ़ायदा। अगर मैंने पढ़ा है फालतू चीज़, बुक से पूरा रीड किया है और उसको मतलब और समझा है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के साथ क्यों ना उसको शेयर करूं। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम सेशन के लिए, और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आपके नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है या फिर आने वाले एग्ज़ाम, तो अगर आप नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या फिर खुद से ही नोट्स प्रिपेयर करना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि खुद से नोट्स प्रिपेयर करो। इससे क्या होता है ना, एक बार हमारा रिवीजन हो जाता है, हमको एक बार लिखने के लिए प्रैक्टिस हो जाता है, आंसर राइटिंग वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सबके अलग अलग अपनी अपनी डिमांड होती है। तो उस हिसाब से लिखना जो है, लिखना और पढ़ना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब बिना बकवास किए हम चलते हैं सीधा अपने मूवमेंट्स की तरफ, रिलीजियस मूवमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहला मूवमेंट हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। आप जानते हो कि इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा ही। हमेशा मतलब आप लोग देखे होंगे कि एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। हर रिलीजियस मूवमेंट से एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और हमारे इधर जो स्टेट की एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें तो पूछे ही जाते हैं सब। तो हर स्टेट की अपनी अपनी डिमांड होती है, तो उस हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो हमारा रिलीजियस मूवमेंट है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना कब हुई थी तो 1830 में हमारी ब्रह्म समाज को फाउंड किया गया था, फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। अब इसको फाउंड किसने किया था ब्रह्म समाज को? तो राजा राम मोहन रॉय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, तो राजा राम मोहन रॉय, रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और राजा राम मोहन रॉय को जो है फर्स्ट ग्रेट लीडर और रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया मॉडर्न इंडिया में। दैट्स वाई स्टार्टेड आत्मीय सभा इन 1814, ब्रह्म सभा इन 1828, ब्रह्म समाज इन 1830। अब आप ये मत समझना कि तीनों जो है वो अलग अलग सभा है, ऐसा नहीं है। जो आत्मीय सभा है, ये जो अभी ब्रह्म समाज जो है न्यू वाला, उसी का पुराना नाम था आत्मीय सभा, जो कि 1814 में इस्टेब्लिश की गई थी, तो तब उसका नाम था आत्मीय सभा। उसके बाद 1828 में इसका नाम चेंज करके ब्रह्म सभा रख दिया गया। उसके बाद 1830 में ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाना जाता है, और जब जो कि अभी तक हम लोग ब्रह्म समाज के नाम से इस रिलीजियस मूवमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1830 में ब्रह्म समाज इसका नाम पड़ा था। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज जो है वो ब्रह्म सभा से चेंज करके इसका नाम कब रखा गया था, तो 1830। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो वो भी हम 1830 ही ऑप्शन करेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रह्म आत्मीय सभा जो है उसका नेम चेंज था, ब्रह्म सभा जो है उसका नेम चेंज था पहले। और हो सकता है कि कुछ उसमें जो भी उसके लीडर्स होंगे, जो भी उस सभा की डिमांड होगी, वो पहले कुछ अलग होगी, उसके बाद ही तो इसका नाम चेंज किया गया। सिर्फ नाम तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाए, उसके साथ साथ बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो ब्रह्म समाज एक अच्छा सा समाज, एक कह सकते हैं एक्यूरेट समाज कब बना, तो वो 1830, इसलिए हमने ऑप्शन में करेक्ट करना है 1830 को। ठीक है, ब्रह्म समाज इज़ फाउंडेड इन 1830। क्रिटिसाइज्ड सोशल एविल्स को वो क्रिटिसाइज करते थे। हिज जनरल्स संबद्ध कौमुरी, जो कि लिखी गई थी 1819, परसिपेंट्स ऑफ जेसस 1820। अब जर्नल क्या होती है? वो होती है न्यूज़पेपर उस टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी पब्लिश करना, क्योंकि हम जानते हैं उस टाइम ब्रिटिश का हमारे देश पे शासन था, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी।
तो इन्होंने अपनी जर्नल कौन कौन सी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आती है यहाँ से, आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जल्दी से पेपर पेन निकाल के अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट करें, बिकॉज़ अगर एक बार आपने नोट्स बना लिया ना तो वो फिर आपके मतलब हमेशा के लिए काम आएगी। फिर आपको बार बार नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, थोड़े से जगह छोड़ दो ताकि कुछ अगर आपको कुछ नया दिख गया, कुछ अलग दिख गया तो वो आप उसी नोट्स में ऐड कर लो। हर चीज़ आपको बार बार ना नोट्स बनाना पड़े, हर चीज़ आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो अब जो है वो हार्ड वर्क का ज़माना चला गया, अब स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो एक बार वर्क करो और उसी को बार बार यूटिलाइज़ करो। ये नहीं कि बार बार एक ही चीज़ को बैठ के हर एग्ज़ाम के लिए पढ़े जा रहे। दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक से थोड़ा घिसक गए हैं, तो चलो आ जाओ। हिज जनरल्स संबद्ध कौमुदी, प्रिसिपेट्स ऑफ जेसस। संबद्ध कौमुदी कब आया था? 1839 में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस कब आया था? तो 1820 में आया था। ये दो जनरल थे राजा राम मोहन रॉय के। गिफ्टेड लिंग्विस्ट, न्यू मोर देन अ डजन लैंग्वेज इंक्लूडिंग संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक एटेक्स्ट्रा। अब जो है हम लोगों को इस टाइम में देखो कि एक इंग्लिश आती है, एक हिंदी आती है, वो भी टूटी फ्रूटी आती है, वो भी अच्छे से नहीं आ सकती है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज, अब मेरे केस में तो ऐसा ही है कि कोई भी लैंग्वेज मैं 100% तो नहीं जानती, और हो सकता है कि आपके साथ भी हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन उस टाइम में राजा राम मोहन रॉय के पास बहुत सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज थी उस टाइम पे, समझ सकते हो। न्यू मोर देन अ डजन लैंग्वेज, मतलब 12+ लैंग्वेजेस की इनके पास नॉलेज थी, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक एटेक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए आइडल हो सकते हैं ये हमारे, जैसे हम लोग एक दो सब्जेक्ट को लेकर मतलब इतना बर्डन अपने ऊपर बना के रखते हैं। ये उस टाइम में ब्रिटिश शासन के दौरान इनको 12+ नॉलेज की जानकारी थी, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपोज टू संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब वो संस्कृत सिस्टम जो था एजुकेशन का उस टाइम पे, उसके ये बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, क्योंकि हर जगह इंग्लिश की नॉलेज पढ़ाई जाती थी, हर जगह हिंदी, उस टाइम में हिंदी तो उतना नहीं था क्योंकि ब्रिटिश था, तो इंग्लिश की नॉलेज हर जगह काम आती थी, इसलिए इन्होंने संस्कृत सिस्टम को अपोज टू संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन। संस्कृत सिस्टम जो था एजुकेशन का, मतलब मीडियम हुआ करता था उस टाइम संस्कृत स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसके ये बहुत ज़्यादा अपोज थे, क्योंकि हर जगह इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, हर जगह मतलब उस टाइम ब्रिटिश का रूल था तो इंग्लिश और चरम सीमा पे थी, तो हर जगह इंग्लिश की ही नॉलेज सिखाई जाती थी। तो इनका कहना था कि जो आप लोग संस्कृत मीडियम रखे हो, इंडियंस जो थे कुछ, तो वो अपने कॉलेजेस या स्कूल्स के जो मीडियम थे वो संस्कृत रखते थे, तो इसके वो बहुत अपोज थे कि नहीं, हर जगह इंग्लिश का मतलब इतना बोलबाला है तो फिर इंग्लिश सीखिए ना, फिर इंग्लिश अपना मीडियम रखिए जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती। और आज़ादी के बाद भी अभी भी देखिए हमारे लिए इंग्लिश कितना एक इम्पॉर्टेंट मीडियम हो जाता है, लैंग्वेज हो जाता है। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्ज़ाम्स में ही देख लीजिए, मतलब इंग्लिश का कितना बोलबाला है। तो इंग्लिश इज़ मतलब कह सकते हैं कि बहुत एक अच्छी सब्जेक्ट होती है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या फिर बहुत एक अच्छा मीडियम हो जाता है। अच्छा तो नहीं कह सकते हम क्योंकि वो ब्रिटिश का छोड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरत है। वी नीड टू लर्न इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश हम किसी एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे, विदाउट इंग्लिश हम किसी से मतलब बाहर के इंसान से कभी बात नहीं कर पाएंगे, मतलब हेजिटेट फील होता है अगर हमें इंग्लिश नहीं पता होती है तो चलिए फिर हमने टॉपिक से भटक गए हैं, तो फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो वो संस्कृत सिस्टम जो था एजुकेशन का, उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। कहते थे कि भाई इंग्लिश पढ़ो, हर जगह इंग्लिश का बोलबाला, तो इंग्लिश पढ़ो तभी तो हम मतलब नॉलेज, मतलब हम लोग कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे या फिर नॉलेज को हासिल कर पाएंगे, तो उसके लिए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे एनवायरनमेंट पूरा इंग्लिश का हो। तो इस टॉपिक को हमने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है, तो बढ़ते हैं आगे। फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को भी प्रीवियस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कोलकाता, मतलब हिंदू कॉलेज जो थी उसकी खोज किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही हिंदू कॉलेज जो है वो कलकत्ता में फाउंड की गई थी। और कब की गई थी? तो 1817 में, बाय गिविंग असिस्टेंस टू डेविड हेयर। तो डेविड हेयर जो थे इनको असिस्टेंट पूरी सौंप दी गई थी, और इसी को जो है मेन फाउंडर कहा गया था, डेविड हेयर को भी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया था अपना इमोशन, कह सकते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा एक दिन रात बराबर कर दिया था हिंदू कॉलेज को फाउंड करने के लिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने ही इसको फाउंड किया था, लेकिन मेन फाउंडर जो है वो डेविड हेयर को ही माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। इस्टेब्लिश्ड वेदांत कॉलेज इन
1825। अब वेदांत कॉलेज जो है वो भी 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश की थी। रोट अ गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट तुहाफतुल मुवहिदीन, तुहाफतुल मुहविदीन, अ गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। एक बुक लिखी थी उन्होंने पर्शियन में 1809 में, जिसका नाम था तुहाफतुल मुहविदीन। ये एक बुक का नाम है और इसको मतलब क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, जिसका नाम था तुहाफतुल मुवहिदीन। और ये बुक कब लिखी गई थी? तो 1809 में। टू मेन लीडर्स। अब यहीं पे टू मेन लीडर्स आते हैं जो कि स्प्लिट हो गए थे, मतलब टूट गए थे अलग अलग, जो कि थे देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो फाउंड किए थे तत्व वैदिनी सभा को। तत्व वैदिनी सभा को फाउंड किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन ने फाउंड किया था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो ये दोनों जो लीडर थे वो एक मतलब एक अच्छा प्ले रोल करते थे उस टाइम में, जो कि स्प्लिट हो गए थे दोनों। और क्या क्या थे तो वो मैं आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है साधारण ब्रह्म समाज। अब एक साधारण ब्रह्म समाज के नाम से भी एक रिलीजियस था, मूवमेंट था, तो उसके जो फाउंडर थे वो थे आनंद मोहन बोस। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आनंद मोहन बोस जो थे वो फाउंडर थे साधारण ब्रह्म समाज के। प्रार्थना समाज के जो थे वो कौन थे फाउंडर? तो जस्टिस एम.जी. रैनाडे। और जस्टिस एम.जी. रैनाडे को ही बोला जाता है फादर ऑफ ट्रेडिशनल रेनाइंस। ठीक है, फादर ऑफ ट्रेडिशनल रेनाइंस किसको बोला जाता है? तो जस्टिस एम.जी. रैनाडे को। और एम.जी. रैनाडे जो है वो फाउंड किए थे प्रार्थना समाज। आई होप कि मैंने इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो है हमारा आर्य समाज। ठीक है, तो लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ठीक है, तो यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्य समाज। आर्य समाज फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आपने कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना होगा, या तो आप आर्य समाज का नाम सुने होंगे, या तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम कहीं ना कहीं तो सुने होंगे, क्योंकि ये सब जो लीडर्स थे और ये जो एक तरह का मूवमेंट जो हम कह सकते हैं, ये सब एक बहुत बड़ा प्ले रोल करती थी उस टाइम में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्य समाज को जो है वो फाउंड किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब फाउंड किया था? तो वो 1875 इन बॉम्बे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया था 1875 में, और वो भी बॉम्बे में। ठीक है, अब इनका बर्थ कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बर्थ कब हुआ था? तो 1824 में काठियावाड़, गुजरात में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो था मूला शंकर। अब इस जो आर्य समाज जो था उसका मोटो क्या था? तो गो बैक टू द वेदास। वेदास मतलब वेदास में जाइए, वेदास का जो टाइम पीरियड था उसमें जाइए, और इंडिया फॉर इंडियंस। और इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए, मतलब ब्रिटिश का टाइम था तो उस टाइम मतलब ये एक नारा सूट करता था कि आप लोग जाइए भाई, ये इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए। ठीक है, लुक्ड ऑन द वेदास एज इंडियंस रॉक एंड एजेस। और सबको सजेस्ट भी करते थे कि भाई आप वेदास के मतलब वेदास जो लिखी गई है उस पर चलिए। ठीक है, मतलब इनका यही मतलब स्टूड फॉर 4 वोल्ड वर्मा सिस्टम डिटरमाइंड बाय मेरिट नॉट बाय बर्थ। वर्मा सिस्टम को वो किस तरह से मानते थे? तो डिमेरिट जो है मतलब जो जन्म लिया है, जैसे कोई निचली जाति का जन्म लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम निचली जाति से ही मतलब माने, उसको नीचा माने। वो अपने मेरिट से एक उच्च जो कह सकते हैं स्टेज वो प्राप्त कर सकता है। आप अच्छे काम करिए, आपको अच्छा माना जाएगा बस। तो वो बाय बर्थ किसी को कुछ भी नहीं मानते थे कि आप बड़े ख़ानदान में पैदा हुए तो आप बड़े हैं, आप छोटे ख़ानदान में पैदा हुए हैं मतलब आप मतलब बहुत छोटी जाति के हैं तो आप छोटे हैं, मतलब इस तरह से उनका कहना बिल्कुल भी नहीं था। अपोज्ड अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज। एकदम अपोज थे वो अनटचेबिलिटी के, छुआछूत के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कास्ट से बिल्कुल भी उनका लेना देना नहीं था, और चाइल्ड मैरिज बच्चों की शादी से मतलब बिल्कुल भी ये उसके अपोज थे। ओके, सपोर्टेड विडो रीमैरिज। अब विडो का मतलब यहाँ पे क्या है आपको तो मालूम ही होगा कि विडो रीमैरिज को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जैसे कोई विधवा हो गई है तो वो रीमैरिज कर सकती है, फिर से शादी कर सकती है, इसको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इंटरकास्ट मैरिजेज़ को भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। रोट 3 बुक्स, सत्यार्थ, प्रकाश, वेद भास्कर भूमिका,
वेद भास्कर, ठीक है। ये 3 बुक जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, इसलिए नोट्स मेकिंग करिए और इसको हमेशा रिवाइज करिए, याद करिए, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, ये 3 बुक जो थे वो लिखे गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्टार्टेड शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। शुद्धि आंदोलन क्या था, तो टू कन्वर्ट नन हिंदूज टू हिंदुइज्म, ठीक है। जो नन हिंदू थे, जो मतलब जो हिंदू जाति के नहीं थे, उनको हिंदू में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया था बिकॉज़ वह हिंदू से बहुत ज़्यादा, उनको हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन क्या था वो भी आपने समझ लिया। अब पढ़ते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स। अब कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, तो लाला हंसराज 1886 में, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड DAV स्कूल इन लाहौर। DAV जो स्कूल थे उनको इंस्टीट्यूट किया था 1886। दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक। गुरुकुल पाठशाला 1902, गुरुकुल पाठशाला की भी स्थापना की थी, कब की थी, तो 1902 में। कांगड़ी नियर हरिद्वार, कांगड़ी में जो कि है हरिद्वार के पास, बाय स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त। अदर्स जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो 2 थे, जो कि थे लाला लाजपत राय और पंडित गुरुदत्त। तो हमारा जो आज का टॉपिक था आर्य समाज और ब्रह्म समाज वो हमारा पूरा हो चुका है, और इसी लेक्चर के साथ हम अपनी ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो पता ही है क्या करना है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय बाय, नेक्स्ट जो रिलीजियस मूवमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।